नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक खत्म। बैठक के बाद बोले पहलवान, सरकार ने 15 जून तक जांच का भरोसा दिया, जांच पूरी होने तक प्रदर्शन नहीं। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक। राहुल गांधी, ममता, अखिलेश, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई दिग्गज होंगे शामिल। लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। जीवा का मुख्तार गैंग से था कनेक्शन। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। धान, अरहर, मूंग, उड़द के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का किया ऐलान। लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुए बाजार। सेंसेक्स में 350 तो निफ्टी में करीब 130 अंकों की उछाल। जी बिजनेस की खास सीरीज लाइफ हाई में मार्केट के महारथियों ने बाजार की तेजी पर जताया भरोसा। रामदेव अग्रवाल को 2030 तक निफ्टी 40,000 के पार जाने की उम्मीद। तो रिदम देसाई ने कहा अगले 3-4 सालों में 20% का सालाना रिटर्न दे सकते हैं भारतीय बाजार। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। एक्सपर्ट पोल में सभी जानकारों ने माना नहीं बढ़ेंगी ब्याज दरें। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। इसके साथ ही जी बिजनेस पर देखिए पॉलिसी का मेगा कवरेज कल सुबह 9:45 से। जी बिजनेस की खबर पर फिर लगी मुहर। मझगांव डॉक और जर्मनी की थेसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ हुआ करार। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में बनाएंगी सबमरीन। हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर जी बिजनेस की मुहिम लाई रंग। एयरलाइंस ने अहम रूट्स पर किराए में की कटौती। 7 से 28% फेयर घटाए, लेकिन अभी किराया घटाने की बड़ी गुंजाइश। दुनिया का हर 10वां व्यक्ति दूषित खाने से हो रहा है बीमार। 5 से कम उम्र के 340 बच्चों की रोजाना हो रही मौत। आज वर्ल्ड फूड डे सेफ्टी डे पर इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे खाने का विश्लेषण। आखिर खाने का हर निवाला जहर वाला क्यों है? और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इस दिन को मनाने का मकसद खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का हर 10वां इंसान दूषित खाने की वजह से गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। WHO की माने तो खराब खाने से दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 340 बच्चों की मौत हो जाती है, वो भी प्रिवेंटिव जो बीमारियां हैं उनसे, यानी कि उनको बचाया जा सकता है। जबकि दुनिया भर में हर साल 50 लाख लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग और उससे जुड़ी दूसरी बीमारियों के चलते हो जाती है। यही नहीं, हर साल मध्यम आय वाले देशों में दूषित खाने से प्रोडक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य पर मोटी रकम खर्च होता है, वो अलग। स्वास्थ्य खराब होने पर सालाना 110 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। WHO के मुताबिक 200 से ज्यादा बीमारियां खाने में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और केमिकल्स की मौजूदगी के कारण हो रही है। अब आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का इतिहास भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस दिन को मनाने की शुरुआत 2018 में WHO की FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसी दिन को मनाने की वजह लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना भी है, भोजन बर्बादी नहीं करना और ऐसा खाना उपलब्ध कराना जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। इस दिन को मनाने से जुड़े हुए बड़े अहम मुद्दे हैं। इस बार फूड सेफ्टी डे की जो थीम है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स रखी गई है। इसका मतलब खाद्य गुणवत्ता से जीवन सुरक्षित,
यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, क्या उनको हम एक स्टैंडर्ड के दायरे में रख सकते हैं ताकि वो जाने बचाएं? यही है इस बार की थीम। अब असुरक्षित खान पान के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। खाना बनाने में, उसको तैयार करने में बरती गई असावधानियां और गंदगी स्वास्थ्य को किस कदर बिगाड़ सकती हैं, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। आधा पका हुआ खाना और उसमें मिले हुए जो दूषित कण हैं, उनमें उससे फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसीलिए खाना पूरी तरह से पका हुआ हो, खाना पूरी तरह से साफ हो, साथ ही साथ खुले में बिकने वाला जो स्ट्रीट फूड है वो आपकी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में स्ट्रीट फूड को देख समझकर पूरी तरह से पड़ताल करके ही खाना चाहिए। लंबे समय से रखा हुआ पैक्ड फूड, ये भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें ऐसे मानक बनाने की जरूरत है जिसमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां रोकी जा सकें। खराब खाने की वजह से ही इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों को उनके खाने को हेल्दी और हाइजेनिक बनाने की प्रक्रिया बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 फूड स्ट्रीट्स बना रही है ताकि खाना क्या है और खाने का स्टैंडर्ड, दोनों की जानकारियां सभी तक मिल सके। खाने का स्टैंडर्ड तय होने के बाद स्ट्रीट फूड वाले मानकों के अनुसार भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत तैयारी करने की कोशिश की है, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है इस दिशा में बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं सारिका अग्रवाल जी, एमडी हैं फूड सेफ्टी वर्क्स की। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक आम इंसान का जो निवाला है उसमें जहर क्यों घुल रहा है? क्या हम अपने खाने पीने की चीज़ों को, एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम हाइजीनिक बनाएं, लेकिन एक गवर्नमेंट स्तर पे भी, पॉलिसी स्तर पर भी, क्या वो इंटरवेंशन आपको लगता है कि पर्याप्त है जिससे हम एक आम आदमी का खाना सेफ, सुरक्षित, हाइजीनिक बना रहे हैं? थैंक यू दीपक जी। सबको खाना सुरक्षित और न्यूट्रिशियस मिलने का हक, ये नहीं है कि किसी को अनसेफ खाना मिले। जैसे आपने बताया, काफी बच्चे आज के दिन 340 बच्चे हर दिन इस अनसेफ खाने की वजह से मर रहे हैं, राइट। 16 लाख लोग पर डे अनसेफ खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? रेगुलेटर, यस, रेगुलेटर अपने रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और आज का इस बार फूड सेफ्टी डे का, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम भी है स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। यदि आप स्टैंडर्ड ही ना बनाओगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कितनी मात्रा में क्या चीज आप डाल सकते हो? तो पहली चीज है कि मात्रा बनानी जरूरी है। रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स बनाने बहुत जरूरी है। अब स्टैंडर्ड्स आप बना दिए, लेकिन स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे बताओगे? अब कैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को बताओगे? कैसे आप नीचे कंज्यूमर को अवेयर करोगे? आप जैसे घर पे कुछ पैकेट ले आए हो, उसको आपने अच्छे से हाथ धो लिया है, अपने अच्छे से बर्तन में पका लिया है, लेकिन उस पैकेट में क्या है, कहाँ से आया है? आपके फार्मर्स, जो किसान भाई है, वहां से लेके आप तक हर कोई रिस्पॉन्सिबल है उस खाने को सुरक्षित बनाने के लिए। ये नहीं बोल सकते हो सिर्फ रेगुलेटर का हाथ है। हाँ, रेगुलेटर अपना लगा रखा है, पूरी मेहनत लगा रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड्स बनाओ, और स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करना फूड बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? पहले इंश्योर इट्स सेफ, कि सुरक्षित है। पॉलिसी बनाई गई है फार्म लेवल पे, किसानों ने क्या पेस्टिसाइड डाला है, क्या रसायन डाला है, उसमें कितनी मात्रा में डाली है, अप्रूव्ड है या नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आ मैम, जाता है हमारे देश में जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, आपको क्या लगता है ये कितना कितना सुदृढ़ है? क्योंकि आज मंत्री जी कह रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कि इलनेस से वेलनेस के लिए हमारे हिसाब से नियमन यानी कि स्टैंडर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। अब ये बताइए कि स्टैंडर्ड्स तो हैं, अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे किसान कितने पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, मार्केट में जब खाना आ रहा है, जिस भी रूप में आ रहा है, कच्चे रूप में आ रहा है, पके हुए रूप में आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि मोटा मोटा तौर पर उसके लिए मानक हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरह से कोई चेक भी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? मतलब मानक हैं भी, नहीं भी, ऐसा क्यों?
तो इसलिए है कि आज के दिन कैसे पता चलेगा कितना रसायन है। स्टैंडर्ड्स तो बनाए गए हैं, अब उसको जब तक आप लैब में नहीं भेजोगे, एनालिसिस नहीं करवाओगे, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसमें कितने रसायन है, कितनी मात्रा में रसायन है। तो उसके लिए आपको लैब में भेजना है, और हर प्रोडक्ट को लैब में भेजना मतलब खर्चे की बात है। तो अभी रिसेंटली केरला ने बोला था कि हम तो नहीं करवा पाएंगे, हर 6 महीने में आपने जो लगाया है, जरूरत है एवरी 6 मंथ्स की आपको लैब में रिपोर्ट भेजना, वो नहीं करवाएंगे। उसके लिए खर्चा आता है 3,000 से लेके 15-20 हजार तक आता है। अब कौन करेगा वो? हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इट? करेक्ट। तो बिल्कुल, इसके लिए पूरा चेन एसोसिएटेड होना बहुत जरूरी है, सबको एब्सोल्युटली। जरूरी है। अब कहाँ से करेंगे वो? बिल्कुल। अब मैम एक जो बार बार आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि फसाई बार बार जब कहते हैं कि भाई हम स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे। अब हाँ जी। जो फूड एग्रीगेटर्स हैं उनको कहा गया कि भैया आप कैलोरी काउंट बताइए, उस पर कितना काम हुआ नहीं हुआ अभी तक हम सबके सामने उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। एक बार बीच में चला कि साहब स्टार रेटिंग आप कीजिए, स्टार रेटिंग में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में अभी कोई ऐसी सहमति नहीं बन पाई है। तो हम कब तक वेट करेंगे? और ये हमेशा हमने ग्रे एरिया में खाने के सब्जेक्ट को क्यों छोड़ा हुआ है? देखिए, स्टार रेटिंग का यदि मैं बात करूं, स्टार रेटिंग का क्या हो रहा है, दे आर डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। करेक्ट। और हमारे देश में यदि आप देखोगे, कोई अचार, मिर्ची, भुजिया, मीठा के बिना खाना कंप्लीट होता नहीं है। राइट। एंड इफ यू लुक एट हर चीज के लिए यदि आप देखोगे, तो ज्यादा करके चीजें जिनके बिना हमें होगा भी नहीं, वो सारे आपके रेड फ्लैग्स में आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री, क्या आप खाओगे? यदि किसी भी फ्रंट ऑफ लेबल में यदि आप ट्रैफिक सिग्नल ही डाल दो या स्टार रेटिंग डाल दो, तो आप एज अ कंज्यूमर होना चाहिए। यस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कंज्यूमर को आप अवेयर करें, कंज्यूमर डिसाइड करे कि क्या चीज है। लेकिन क्या राइट मॉड्यूल है अपने इंडियन फूड के लिए? आई थिंक उस पे ही अभी बहुत काम चल रहा है और करना पड़ेगा, जहां पे हम बता सकें कि कौन सा वाला सिस्टम, कौन कौन सा मॉड्यूल अपने देश के लिए, अपने खाने के लिए सही रहेगा। वी कैन नॉट अडॉप्ट कि हर किसी देश का या और किसी देश का हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैलेट्स जो है हमारा अलग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें फूड सेफ्टी के लिए शेल्फ लाइफ से लेकर हार्मफुल इंग्रेडिएंट से लेकर सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नो आर्टिफिशियल, नो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, नो एडल्ट्रेंट्स, ये हम देखते हैं कि कुछ जो ब्रांडेड जो उत्पाद हैं उनमें तो ये ठीक है, उसमें तो ये लागू हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अभी जो अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर है हमारा और खुला वाला जो फूड है उसमें ये नहीं हो रहा, जबकि ये सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला यही सेक्टर है। तो ऐसे में हम वहां पर कैसे एक स्टैंडर्ड्स तय करें, कैसे हम इंश्योर करें कि जो खुले में जो बिक रहा है खाना, सबसे ज्यादा जो कंज्यूम हो रहा है, वो एक उपभोक्ता तक सेफ और हाइजीनिक रूप में पहुंचे? तो मेरा ये कहना है इस पे कि कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर, यदि आप जाके बाहर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खाते हो, यू हैव टू बी अवेयर कि क्या आपके लिए सही है। डिमांड करना जरूरी है। ये सिर्फ रेगुलेटर या फूड बिजनेस ऑपरेटर का सिर्फ कहानी नहीं हो सकती। डेफिनेटली यस, कैसा रॉ मटेरियल गया है, वो सेफ है, अनसेफ है। तो राइट फ्रॉम द फार्म टू फोक आपको पूरा चेन, सप्लाई चेन ठीक करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत काम है। कैसे करेंगे? आई थिंक एवरीबडी हैज टू गेट इन्वॉल्व। राइट। एज फूड सेफ्टी वर्क्स हम बहुत कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस करें, ट्रेनिंग करें, लोगों को बताएं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, इसमें काफी साल लग सकते हैं जहां पे हम सारी चीजें राइट करें। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर डब्ल्यूएचओ की हम बात करें, जो एफएओ का जो जिक्र हम करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके जिसके आधार पर हम ये दिन मनाते हैं, 2018 में जब इसको हमने किया था, उसमें साफ है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सेफगार्ड कंज्यूमर्स के लिए, खास तौर से जो फूड बोर्न डिजीजेस हैं, जो खाने से होने वाली डिजीजेस हैं, उनके लिए आपको इस तरह का वो करना पड़ेगा। लेकिन फूड सेफ्टी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा लगता है झूल रहा है, एक दूसरे के ऊपर टोपी पहना रहे हैं सबके सब, जबकि वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों है मैम? मतलब ये एक बेचारगी वाली स्थिति क्यों है इंडिया में?
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मैं बताऊंगी अकाउंटेबिलिटी की बात। एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर आर यू अकाउंटेबल? जो आप कहते हो कि हाँ जो मैं बना रहा हूँ मेरे बच्चों को खिला सकता हूँ, आप कितना खिला सकते हो? जो आप खुद बना रहे हो, आप देख रहे हो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, करेक्ट? यदि आप खा सकते हो, डेफिनेटली आप एश्योर्ड हो कि जो आप बना रहे हो वही आप कंज्यूमर को दे सकते हो, वही आप खा सकते हो, तब ठीक है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा है? आज के दिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबके साथ ये है, चल जाएगा, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो जब तक ये एडजस्ट एंड मैनेजमेंट रहेगा तब तक नहीं रहेगा। डेफिनेटली रेगुलेटर हैज टू कम स्ट्रांग कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट एवर दी फाइन्स आर, राइट, व्हाट एवर द इन्फोर्समेंट जो भी है वो आपको अप्लाई होगी तो होगी। देयर इज नो इफ एंड बट। बिल्कुल, लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी लेनी ये लेकिन इसीलिए ना ये एक ऐसा इशू है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है और इसीलिए रिजॉल्व भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ आगे स्टैंडर्ड अगर आप तय करने के लिए जाएंगे तो फिर इंडस्ट्री बोलती है कि साहब हमको कारोबार नहीं करने दे रहे, स्टैंडर्ड क्यों लगा रहे हैं, हमारे ऊपर चेक्स क्यों लगा रहे हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड्स नहीं लगाते हैं तो फिर जो मन में जिसके आ रहा है वो कर रहा है। और जब आप थोड़े थोड़े सख्तियां करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी शुगर वाले इशू में WHO ने इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करी, उसके बाद पूरा का पूरा कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे आप इस्तेमाल पे कोई चेक कीजिए। गवर्नमेंट ने जी बिजनेस की खबर के बाद फसाई ने कोशिश करी कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाए, उनसे बात की जाए। वहां पर जितनी भी बेवरेजेस एसोसिएशन है वो WHO की स्टडी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब तक एक मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बनाने का नारा तो बहुत अच्छा है कि इस स्टैंडर्ड से जो है लाइफ सेव होंगी, लेकिन स्टैंडर्ड बनने कौन देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इंडस्ट्री, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा, तीनों को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पर बैठकर काम करना चाहिए। अब उसमें इच्छा शक्ति कितनी दिखाते हैं तीनों के तीनों स्टेक होल्डर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। सारिका अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। ये थी आज की कवर स्टोरी। और आज की कवर स्टोरी नंबर 2, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और जी बिजनेस ने इस पर एक्सपर्ट्स के बीच पोल कराया, जिसके नतीजों के मुताबिक इस बार रिजर्व बैंक दरें नहीं बढ़ाएगा। हमने एक्सपर्ट से यह भी पूछा कि महंगाई कुछ काबू में है, ऐसे में आरबीआई दरें कब घटाना शुरू करेगा। 50% जानकारों का मानना है कि मौजूदा कारोबारी साल के तीसरे तिमाही से दरें घटनी शुरू हो जाएंगी, जबकि 50% का मानना है कि अगले कारोबारी साल से दरें घटेंगी। पोल की बड़ी बातें बताने के लिए मेरे साथ हैं वरुण। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी के लिए हमने ये जो पोल बनाया है, इसके लिए हमने काफ़ी सारे बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट से बातचीत की है और कुल मिला के हमने इनसे 6 सवाल पूछे थे। उसमें से सबसे प्रथम सवाल तो यही था कि आरबीआई इस बार अपनी पॉलिसी में क्या करने वाला है। क्या रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा? अगर होगा तो क्या 25 बेसिस पॉइंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा या उससे ज़्यादा होगा? तो एक सुर में सारे के सारे हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स थे उनका कहना था कि इस बार आरबीआई दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है, यानी कि ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। लेकिन हाँ, सबके सब ये जानना चाहते हैं कि बढ़ाएगा तो नहीं, ये तो पता है, लेकिन घटाना कब से शुरू करेगा? तो हमारा अगला सवाल यही था कि कब से आरबीआई अपने दरें घटाना शुरू करेगा। 4 ऑप्शन हमने दिए थे, Q2 FY24, Q3 FY24, Q4 FY24 या फिर अगले वित्तीय वर्ष। पर यहाँ पे 50% हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स मान रहे थे कि Q3 FY24 में हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट आए, यानी कि जो त्योहारों का सीजन होता है हो सकता है तब रेट कट आए, और अगर तब नहीं आया तो सीधे ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, क्योंकि 50% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि अगले फाइनेंशियल ईयर जो है वो रेट कट आएगा। तीसरा सवाल हमारा इन्फ्लेशन को लेके था। हमने पूछा कि क्या आरबीआई इस बार इन्फ्लेशन की दरों को घटाएगा, अपने अनुमान को घटाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। यहाँ 50-50 का मामला था। 50% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि हाँ, आरबीआई शायद इसमें और कटौती कर सकता है। 50% का कहना था कि नहीं, आरबीआई अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जीडीपी फोरकास्ट को लेके भी हमारा यही सवाल था कि क्या वहाँ कोई बदलाव किया जाएगा। यहाँ 100% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लिक्विडिटी के मेजर्स को लेके हमने सवाल पूछा कि क्या आरबीआई लिक्विडिटी को लेके कोई मेजर्स उठाएगा। तो यहाँ पे
75% पोल पार्टिसिपेंट का कहना था कि नहीं, आरबीआई ऐसा कुछ नहीं करेगा। 25% मान रहे थे कि हाँ शायद आरबीआई कुछ कर सकता है। एक सवाल जो सबके मन में था और वो है आरबीआई के स्टैंड को लेके, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आरबीआई की तरफ से विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड जो है वो बना हुआ है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो हमने पूछा कि क्या आरबीआई इस बार बदलेगा, तो इस बार भी 75% पोल पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं कि नहीं, आरबीआई इस बार भी नहीं बदलेगा। केवल 25% मान रहे हैं कि शायद बदला जा सकता है। तो इस पोल को अगर आप देखेंगे तो आरबीआई की तरफ से रेट्स में कोई बढ़ोतरी तो नहीं होगी, कटौती हो सकता है कि Q3 FY24 में हो या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में हो। वहीं इन्फ्लेशन, इस पे नज़र रखिएगा। 50% मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो आरबीआई घटा सकता है, कुछ बोल रहे हैं कि शायद आरबीआई ना भी घटाए। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा सर, चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी। बग्गा सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, हमारे पोल में तो सभी को लग रहा है कि दरें नहीं बढ़ेंगी, इंडिविजुअली आपका क्या टेक है सर? हाँ दीपक जी, दरें नहीं बदलेंगी। हो गया रेट हाइक का साइकिल भारत में खत्म हो चुका है। इन्फ्लेशन देखें तो मार्च में जो 5.7 पे था 4.7 पे आ गया है, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है सीपीआई जिसको हम कहते हैं, और होलसेल इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई वो नेगेटिव का आंकड़ा आ रहा है, 0.92 नेगेटिव पे है। तो साल दर साल उसमें गिरावट आई है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे जा रही है। तो इसके कारण लगता है कि अभी ख़त्म हो गया ये रेट हाइक साइकिल। अब पॉज काफ़ी टाइम तक रहेगा। सबसे बड़ा कारण इसका रहेगा मॉनसून। तो ये जो एल नीनो की बात चल रही है कि मॉनसून ऑलरेडी डिले हुआ है और शायद नॉर्मल के करीब रहे, 96% रहे औसतन 20 साल के नंबर का। तो थोड़ा सा भी मॉनसून में अगर कम कटौती होती है तो फूड इन्फ्लेशन का डेंजर रहता है और रूरल डिमांड फिर से पिकअप शायद ना हो। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी रेट की कटौती नहीं करेंगे। रेट की कटौती आएगी, जैसे आपने कहा, फेस्टिवल सीजन के करीब अक्टूबर नवंबर हमारा अंदाज़ा है कि रेट कट शुरू हो जाएंगे भारत में, और 75 बेसिस पॉइंट रेट कट उधर से 6 महीने में हो जाएंगे जब ये शुरुआत होती है। बट अभी 3-4 महीने मॉनसून के चलते पॉज पे रहेगा आरबीआई। वेट एंड वॉच करेंगे, डेटा देखेंगे कि इन्फ्लेशन असली में नीचे रहे और मॉनसून अगर खराब रहता है इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ना आए। ओके सर, कमेंट्री कैसी रहेगी सर? कमेंट्री से थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ने में आसानी होती है। आपकी नज़र में किस तरह की कमेंट्री होगी सर? हॉकिश, डॉविश, किस तरह की होगी? नहीं, वो एक तो कहेंगे कि जीडीपी का आंकड़ा बहुत अच्छा आया पिछले तिमाही का, और 6.5 का जो नंबर है जीडीपी ग्रोथ का अगले साल का, वो बैलेंस पे है। हमें लगता है हम उसको अचीव कर पाएंगे। इन्फ्लेशन का जो 5.2 का आंकड़ा है, 5.2% रहने का फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वो उस पर बरकरार रखेंगे। बोलेंगे कि वैसे तो ऑन बैलेंस डाउनवर्ड जानी चाहिए इन्फ्लेशन, बट बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट आएगा अक्टूबर नवंबर में, और अभी मॉनसून का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो इसके चलते हम इसमें कटौती नहीं कर रहे, तो जीडीपी और इन्फ्लेशन पे बने रहेंगे। लिक्विडिटी दीपक जी देखें तो आरबीआई एब्जॉर्ब कर रहा है, रिवर्स रिपो ऑक्शंस करते जा रहे हैं। लगभग 1 लाख करोड़ आरबीआई ने पिछले 2 हफ्ते में मार्केट से निकाला है, तो वो लिक्विडिटी कम कर रहे हैं। तो इसके चलते मेरे ख्याल से तो न्यूट्रल पे नहीं आएंगे, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पर ही रहेंगे। बोलेंगे जो कोविड में एकोमोडेशन दी थी वो पूरी तरह अभी विड्रॉ नहीं हुई है, लैग्ड इफेक्ट से इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमी बहुत तंदुरुस्त है, अच्छा चल रही है, तो इसलिए हम अभी नहीं कहेंगे कि न्यूट्रल पे आए हैं। हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पे हैं, लिक्विडिटी को हम काबू में कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन एक स्थायी तौर पे नीचे आ जाए तब हम कह सकते हैं कि हमारा बायस न्यूट्रल की तरफ आ गया है, अभी नहीं। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज़ें कल कहेंगे। लिक्विडिटी पे मार्केट की बहुत पैनी नज़र रहेगी कि किस तरह से ये लिक्विडिटी देखते हैं आगे, और क्या इनका मंशा रहती है लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है सर। अच्छा, अब जैसा आप बता ही रहे कि दरें
तो ठीक है, अगर आप डेटा देखेंगे तो काबू में एक तरह से लग रहा है, लेकिन महंगाई को लेकर जो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस हैं सर, वो अभी कम हुए नहीं हैं, और खासतौर से मॉनसून जिसका जिक्र आपने भी किया। तो क्या लग रहा है आपको, अभी आरबीआई के मन में क्या चल रहा होगा? कॉन्शियस है अभी महंगाई को लेकर, या वो समझ गए कि एग्जैक्टली किस प्रोजेक्शन में जा रही है और उनको क्या करना है, या अभी वेट एंड वॉच रखेंगे वो भी महंगाई को लेकर सर? वेट एंड वॉच करना पड़ेगा दीपक जी, क्योंकि उनके अख्तियार से बाहर है। एक तो है तेल की कीमतें, जिस तरह से सऊदी ने कट किया है और जुलाई में 10 लाख बैरल और वो कटौती करेंगे, तो ये है कि विश्व भर की मंदी के कारण तेल की कीमतें नीचे हैं। बट तेल की कीमतें अगर बढ़ी तो वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है महंगाई। दूसरा, खाद्य पदार्थ, अब सरकार ने अच्छा किया, बफर स्टॉक बड़े अच्छे बना लिए कि ये साल तो सरकार अपने स्टॉक से निकाल के जरूर कोशिश करेगी कि महंगाई ना हो, बट वो सब है एडमिनिस्ट्रेड वाले जो हैं। अब दूध की कीमतें या पोल्ट्री की कीमतें, ये सब आप नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेड प्राइस के द्वारा। तो ये आरबीआई जरूर एक पैनी नजर रखेगा इस पे। तो अगले 3 महीने बहुत अहम है कि मॉनसून ठीक ठाक निकल जाए, चाहे 96% भी आए औसतन, फिर भी नॉर्मल ही होगा या नियर नॉर्मल हो जाए, तो आरबीआई को और प्रोत्साहन मिलेगा फिर रेट की कटौती करने में। तो ये दोनों, तेल की कीमतें और मॉनसून, ये बहुत अहम रहता है दीपक जी। ओके, और आप कह रहे हैं सर कि दरें घटने का जो क्रम है वो शुरू होगा अक्टूबर नवंबर में सर? जी जी। ओके, एक चीज और है सर, वर्ल्ड बैंक ने सबका ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया, सिर्फ हमारा ही 1/4 कम कर दिया उन्होंने, और वो अभी भी महंगाई और ब्याज दरों से डर रहे हैं। आपकी नज़र में ये थोड़ा सा क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, और क्या जो वर्ल्ड बैंक की चिंता है वो सही लग रही है आपको? देखिए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दीपक जी 3 से 6 महीने पीछे रहते हैं रियलिटी से। तो ये जिस तरह का आपका नंबर आया है पिछली तिमाही का कि 4.5 के सामने 6.1 आया, अब इसमें जरूर था कि नेट एक्सपोर्ट्स के कारण 1.4 बढ़ा था, तो वो जरूर है। बट उसके भी सामने अगर आप देखें तो ये ग्रोथ इस साल हमें 6 से 6.5 के बीच में अभी दिख रही है। अपवर्ड बायस हो सकता है अगर मॉनसून ठीक ठाक हो जाए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और जो इलेक्शन से पहले का साल होता है नॉर्मली, उसमें काफ़ी कुछ सरकारें खर्चा करती हैं, राष्ट्रीय सरकार और जो केंद्रीय सरकार भी, और फिर स्टेट लेवल सरकारें भी। तो वो पैसा काफ़ी एक स्टिमुलस बन के उतरता है मार्केट में, उसकी हमें गुंजाइश ज़्यादा दिखती है। तो एक अच्छा साल रहना चाहिए इकोनॉमिकली हमारे लिए। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के नंबर्स आपको 3 से 6 महीने पुराने देखने चाहिए। तो ये अभी जनवरी में बैठे होंगे इनके आंकड़े, जब हम मई में पहुंच गए हैं। तो ज़्यादा मैं आरबीआई के जो फोरकास्ट है उसकी तरफ देखूंगा, या जो निजी इकोनॉमिस्ट बैंक्स के या ब्रोकरेजेस के देते हैं, वो ज़्यादा तीव्र हैं बनिस्बत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। ओके सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, और मैं अक्सर आपसे सीधे कंज्यूमर वाले सवाल नहीं पूछता हूँ, आपका एनालिसिस काफ़ी होता है एक दिशा को समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, अभी जो आप बता रहे हैं अगर पॉज का ये क्रम जारी रहेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद ब्याज दरें कम होंगी, तो जो लोन लेना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, होम लोन, पर्सनल लोन, उनको क्या सलाह देंगे सर? रुकना है उनको या ले लें इस बीच? नहीं, ले लीजिए, क्योंकि कह नहीं सकते अगर कीमतें थोड़ी और बढ़ी तो ये फिर पोस्टपोन हो जाता है, 3 महीने और आगे निकल जाता है। मेरी जो रीडिंग है कि अमेरिका में एक स्लो डाउन आएगा, जिसके चलते अगले साल शुरुआत में रेट कट आने चाहिए अमेरिका में, और उसको एंटिसिपेट करते हुए आरबीआई के पास है मौका, क्योंकि हमारे रियल रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं, 6.5 पे हम हैं, और 5.7 पे आपका, 4.7 पे सीपीआई है, कोर इन्फ्लेशन 5.2 है, वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट गिरेगा हमारे अनुमान से। अगर मॉनसून ये 96% अगर ठीक आता है तो ये इन्फ्लेशन 4.2 तक पहुंच जाना चाहिए अगले 3-4 महीने में। तो रियल रेट आपका
प्लस 2.2 2.3 पहुंच जाएगा, जो बहुत ही एक बड़ा एक नेगेटिव रहता है इकोनॉमी के लिए, इतना भारी भरकम रियल इंटरेस्ट रेट रखना। तो एक लॉजिकल वे में दीपक जी रेट कट आने चाहिए, बट आपको जो काम करना है वो आप करते रहिए, क्योंकि ये तो अनुमान है और क्या होगा आगे जाते हुए हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज ही दे सकते हैं। हुआ ना हुआ उसके कारण अब घर लेना है तो लेना ही है, या पर्सनल लोन लेके कोई कहीं बिजनेस में लगाना है या अच्छे जरिए में लगाना है तो वो तो कर लेना चाहिए। और फ्लोटिंग रेट मिल जाए तो अच्छा है, ताकि रेट गिरेंगे तो फिर से आपका रेट लोअर रीसेट हो जाएगा। हाँ, ये आपने सही कहा कि इस बीच अगर आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीदें लग रही हैं तो फ्लोटिंग आप लोन ले लें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह बड़ी आसान भाषा में आपने इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये जटिल मुद्दा उठा हमारे साथ शेयर किया, विश्लेषण दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आइए दिन भर की कुछ और खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों के स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर मामला गर्म हो गया। स्टेटस लगाए जाने के विरोध में और युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने छत्रपति शिवाजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नियंत्रण में लाने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और पहलवानों के बीच तकरीबन 5 घंटे तक बैठक चली। ये मीटिंग दिल्ली में अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है, तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की गई है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक संपन्न कराए जाने की मांग भी की गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। आज केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया कर्मियों से मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार केजरीवाल सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई, इसलिए यह अध्यादेश लाई है। उनकी पार्टी केजरीवाल सरकार का समर्थन करती है और राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट भी किया जाएगा। हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। अब पार्टी की नजर तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनावों पर है। इन राज्यों में भी कांग्रेस की संभावनाएं दिख रही हैं। दोनों राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका गांधी तेलंगाना में एक रैली कर भी चुकी है। कर्नाटक होने के बाद बीजेपी अब दक्षिण को लेकर ज्यादा सजग हो गई है। वो अपने पुराने मित्रों से संबंध सुधारने के लिए नए मित्र तलाश ने का काम भी तेज कर रही है। खबर है कि कर्नाटक में पार्टी जेडीएस के साथ तालमेल कर सकती है। खबर यह भी है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के संग दोस्ती की सहमति बनने के बाद अब पार्टी जेडीएस के साथ बीजेपी 2024 के चुनाव में गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस ने 4 लोकसभा सीटों की डिमांड रखी है। माना जा रहा है कि कुछ नानुकुर के बाद बीजेपी से मान लेगी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच तेज हो गई है। आज भी सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने रिले रूम और स्टेशन मास्टर के कमरे का मुआयना किया। हालांकि हादसे के बाद अब ट्रक पर ट्रेनें सामान्य जो ट्रैक है उस पर ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। साथ ही मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में था। संजीव महेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। पेशी के लिए संजीव को कोर्ट में लाया गया था। गोलीकांड में 4-5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। संजीव महेश्वरी जीवा पश्चिम यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में ले लिया है। हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर जी बिजनेस ने लगातार मुहिम छेड़ी। हमने बीते हफ्ते से लेकर अब तक आम यात्री की इस बड़ी परेशानी को लगातार मुखर होकर आवाज दी। हमारी इस मुहिम का लगातार असर भी हो रहा है। पहले तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ बैठक करके उन्हें सख्त हिदायत दी और अब एयरलाइंस कंपनियों ने भी अहम रूट्स पर 7 से लेकर 28% किरायों में कटौती की है। इससे पहले कि हम आपको डिटेल्स में इस खबर को दिखाएं, इससे पहले जरा ये देख लीजिए कि जी बिजनेस ने किस तरह से आपसे जुड़े हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और
पूरी ताकत के साथ आपकी इस परेशानी को आवाज दी। जब कंपनीज को जेट फ्यूल सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो एक आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है? ये हर एक आदमी का टिकट कंपनी नहीं खरीद रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर फ्यूनरल्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, हॉलिडेज, तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक खराब हो जाता है। मिनिस्ट्री डीजीसी उनको बुला के पूछ सकती है कि आपने इतनी फ्लाइट की इजाजत दी, कृपया करके हमको बताइए कि आप इतनी फ्लाइट क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। So I think there needs to be some rationalization in the way business is transacted. रेगुलेटर को एयरलाइन भी लाना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक एयरलाइन अपना कॉस्ट नहीं दिखाती है आसानी से। सीधा सीधा दिखता है कि एयरलाइंस कंपनियां आंख बंद करके बैठी हुई हैं। जैसा आप कह रहे हैं, पैसा कमाने का मौसम है, पैसा कमाइए, बटोरिए जहां से भी आ रहा है, और इसमें कंज्यूमर का हित अगर प्रभावित होता है, इन कंपनीज को इनकी कोई परवाह नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में तभी तो जाएगा सर जब उसको आप वैसा माहौल दे पाएंगे। तो बिल्कुल अमरीश इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, हमने सीधा सीधा कहा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तभी तो बैठेगा जब आप उसके पॉकेट फ्रेंडली टिकट देंगे। आपके दावे तो बड़े बड़े हैं, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मौका मिला नहीं कि ऐसे ऐसे दामों में बढ़ोतरी की है कि आम आदमी की तो इमेजिनेशन भी नहीं है वहां तक। अब हमारी खबर का असर हुआ है, कुछ रूट्स पर कम जरूर किए गए हैं। पहले तो उसी की जानकारी दीजिए, कहां कहां कौन कौन से रूट्स थे जहां पर स्ट्रेस था, और 7 से लेकर 28% कहां कहां पर कम हुआ है? देखिए दीपक, कुल ऐसे रूट्स जिसमें कि गो फर्स्ट एयर फ्लो कर रहा था, उन रूट्स पर किराया अचानक बढ़ने शुरू हुए थे। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों में जो मिसहैपनिंग्स हुई थी, चाहे वो उड़ीसा में हुई हो, चाहे कलकत्ता में हुई हो, या फिर जहां जहां मौसम खराब हुए थे अचानक वहां किराए बढ़े थे। मुंबई दिल्ली का जो रूट है, जो कि समर सीजन में सबसे ज्यादा प्रचलित रूट्स माना जाता है, दिल्ली से बनारस, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से पटना, इस तरह के जो रूट्स हैं जिनमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उन रूट्स पर किराया बढ़ा था। और हमारी खबर दिखाने के बाद जो एविएशन मंत्रालय, उसने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, सलाहकार समिति की भी बैठक हुई थी, और उन बैठक में यही कहा गया एयरलाइंस को कि एक पहला काम तो आप कीजिए कि आप अपनी तरफ से जो इस तरह की जो बढ़ोतरी हो रही है अचानक, उसको मॉनिटर कीजिए और कम करने के, रैशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा डीजीसीए को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो भी इन पूरी मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि डीजीसीए एक सुपर रेगुलेटर की तरह, एक सुपर मॉनिटर की तरह देखेगा कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इसके पीछे कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या फिर जानबूझ के ऐसा कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस तरह के कोई रेगुलेशन की बात की जा सकती है, और उसी का असर है कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान सोमवार को यह बैठक हुई थी, और सोमवार के बाद आज हम बुधवार में खड़े हैं, बुधवार तक तो 60% हुए हैं। जो बिजी रूट्स है अभी भी, जिसपे कि गो फर्स्ट फ्लाई कर रहा है, वहां पे किराया अभी भी थोड़े ज्यादा है। आज भी यही हिदायत दी गई है उनको कि आप इसको और ज्यादा, मेरा यही सवाल था कि अभी भी गुंजाइश है, अभी भी हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी हमें बता रहे हैं कि अभी भी कई रूट्स पर किराया बढ़ा हुआ है, वहां पर आपने कम तो किया है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं आया है जो आम आदमी की पॉकेट में आ पाए। दूसरा, हमने ये भी सवाल उठाया था अपने इस पूरे मुहिम के माध्यम से कि 3200 एयरक्राफ्ट्स की आपने परमिशन ली हुई है सरकार से, उड़ा आप रहे हैं 2850 के आसपास, 2850 के आसपास आप उड़ा रहे हैं। इतना कम आप क्यों उड़ा रहे हैं? ठीक है, इंजन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण हो सकता है 100-125 क्राफ्ट्स में आपके प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अभी भी जो परमिटेड आपको जितने एयरक्राफ्ट उड़ाने की इजाजत दी गई है, आप वहां नहीं उड़ा रहे उनको। इसके पीछे का क्या सरकार ने इसका जवाब दिया? ठीक है, सरकार से हमने ये सवाल भी पूछा था कि कई सारे एयरलाइंस जो कि फुल कैपेसिटी में नहीं रन कर रही हैं, जानबूझकर उन्होंने कुछ फ्लाइट्स को ग्राउंडेड रखा है। तो सरकार ने इसका 2 तरीके से जवाब दिया। पहला तो उनका कारण कहना था कि पहला कारण जो है कि स्पेयर पार्ट्स की कमी है, कुछ जो एयरलाइंस है, एयरपोर्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है, एयर स्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो मेंटेनेंस एक बड़ी वजह है कि कुछ फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। लेकिन ये जरूर देखा गया है, क्योंकि सरकार ने भी माना है, मंत्री ने भी ये माना है कि ये देखा गया है कि कुछ एयरलाइंस जो है फुल कैपेसिटी में रन नहीं कर रही हैं, और उनको दोबारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप फुल कैपेसिटी में रन कीजिए, फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कीजिए।
और जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि पिछले 3, अगर कुछ दिन की बात करें तो सिर्फ 3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों में एयरलाइंस ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और लगभग 95% कैपेसिटी के साथ वो उड़ान भर रही है। यानी कि एक जहाज में 95% तक पूरे यात्रियों के साथ वो उड़ान भर रही है। उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ले जाए। इसके अलावा एक और नसीहत दी गई थी एयरलाइंस को मंत्रालय की तरफ से, जो ये था कि जिन रूट्स पर किराया ज्यादा है उन रूट्स पे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, ज्यादा हवाई जहाज को उन रूट्स पर लाइए। अगर आपको दिक्कत है कि स्पेस नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस की दिक्कत है या स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक जो कमेटी बनाई थी उसने उन कंपनियों से भी बात की है। तो अब सरकार का ये कहना है कि हमने वेट लीज की शर्तों में आसानी की है, कंपनियों से बातचीत की है। तो अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स होंगे और ये जो समस्या थी कि वो जानबूझ के या फिर किसी अन्य वजह से नहीं ऑपरेट कर रहे थे, वो समस्या भी खत्म होगी। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वाकई में अब देखना ये होगा कि जिन रूट्स पे अभी भी गुंजाइश है टिकट्स को के दाम कम करने की, उन पर अब सरकार की हिदायत और जी बिजनेस की मुहिम के बाद और कितने दाम कम होते हैं। शुक्रिया। एक और खबर, अब आप एटीएम के जरिए यूपीआई से भी कैश निकाल सकेंगे। प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत कर दी है। बैंक ने कहा है कि वो यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने की सुविधा देने वाला पहला सरकारी बैंक है। बैंक के मुताबिक उसकी ICCW यानी कि इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा का लाभ उठाकर उनके ग्राहकों के साथ भीम यूपीआई और दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले दूसरे बैंकों के ग्राहक भी बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। कैसे आसानी से होता है ये कार्डलेस विड्रॉल, इसका डेमो दिया बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ डिजिटल ऑफिसर अखिल हांडा ने, और हमारी संवाददाता एकता सूरी को उन्होंने ये डेमो देके दिखाया। कार्ड आपका एटीएम स्लॉट में फंस गया है, कार्ड क्लोन होने का खतरा है, लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है एटीएम्स में। अब इन सब दिक्कतों से ऊपर आप कार्डलेस ट्रांजैक्शंस यानी कि एटीएम से बिना कार्ड के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बात है, लेकिन नई बात इसमें ये है कि आपको वो पावर दे रहा है अब आपका यूपीआई। मेरे साथ बात करने के लिए है बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ डिजिटल ऑफिसर अखिल हांडा। जैसे आपने सही कहा, पहले आप अपने बैंक का एटीएम, कई बैंकों ने सुविधा दी थी, आप अपने बैंक के एटीएम और अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते थे। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम और किसी भी बैंक का यूपीआई ऐप या जो बाकी मार्केट में यूपीआई ऐप हैं, लीडिंग यूपीआई ऐप्स, आप उनसे किसी भी बैंक के एटीएम पे जाके कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है। आप एटीएम पे जाएं, आपको सबसे पहले आपको जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस यू विल गेट। एक है कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब हमने कार्डलेस कैश विड्रॉल जब दबाया तो उस पर आपको दो ऑप्शन है। एक है कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई QR, आपने इसमें किया। अब आप अपना जो भी आपको अमाउंट आपको चाहिए आप उसको एंटर कर सकते हैं। एंड देन सो आई एंटर्ड 500 रुपीज़ एंड देन आई डू अ कंटिन्यू। और इसके बाद आपके पास एक QR आ जाएगा। ये वैसा ही QR है जो आप मर्चेंट ऐप्स में देखते हैं। अब ये मेरे पास बॉब वर्ल्ड यूपीआई ऐप है जिसमें मैंने स्कैन करने का जो बटन है उसको दबाया एंड नाउ आई हैव गॉट कि मेरे को 500 रुपये विड्रॉ करना है। किस अकाउंट से विड्रॉ करना है वो मेरे को चॉइस देता है अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं। एंड नाउ आई हैव सिलेक्टेड एन अकाउंट एंड आई एम नाउ गोइंग टू पुट इन माई पिन नंबर एंड ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। And now that the transaction is getting authenticated through UPI, right? And अगर आप देखें तो now this is getting authenticated at the back end. और अभी ये हमारा जो मेरा चार्ज स्लिप निकल आया है और उसमें उसने कहा 500 रुपये आ गया है एंड 500 रुपये अभी आ चुका है। दिन में कितना आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं? Up to 5,000 rupees you can withdraw and that is up twice. Maximum 5,000 rupees, up to 10,000 rupees in a day you can withdraw. Yes, over a period of time we may give an option to the customer to say आपको कार्ड चाहिए कि आप UPI से कर लेंगे, but to my mind, you know, there is always a fail safe or a fallback option, and that could be a card if not cash.
और साथ में ये भी पूछूंगी, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा इस सर्विस को देने के लिए, सुविधा को देने के लिए पहला बैंक है क्या? वी आर द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आज मझगांव डॉक ने जर्मनी की TKMS यानी कि थेसेनक्रूप मरीन सिस्टम के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सबमरीन बनाएंगी। 2 दिन पहले ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में इस डील की जानकारी दर्शकों को सबसे पहले दी गई थी। सर एक चीज बताएं कि जो हम सुन रहे हैं कि 3 और सबमरीन की ऑर्डर मिल सकती है मझगांव डॉक को अगली जब भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें, तो क्या कुछ ऐसे आपने और ऑर्डर्स के लिए अप्लाई किया है? इसकी क्या संभावना है? समझा जा रहा है 30-32 हज़ार करोड़ के ऑर्डर हो सकते हैं ये। देखिए आंकड़ा मैं नहीं बोल पाऊंगा। जहां तक भारतीय नौ सबमरीन्स का रिक्वायरमेंट है आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। एक है P-75 इंडिया जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन हैं और जिसकी हमको बिड सबमिट करनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। हमने टाई अप किया है TKMS जर्मनी के साथ में और ये बिड हमको सबमिट करनी है 1 अगस्त 2023 तक। और इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं संवाददाता अनुवेश रथ से। अनुवेश, एक बार फिर से हमारी खबर सही साबित हुई है, क्या है इस डील की डिटेल्स? जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उस दिन अनिल सिंघवी जी का जन्मदिन था और हमने ये बताया था कि मझगांव डॉक लिमिटेड जो एक सबमरीन बनाने की कंपनी है, जो इंडिया की PSU कंपनी है, वो इस काम में बहुत बेहतरीन मानी जाती है। वो AIP प्रपोल्सन सिस्टम से वो सबमरीन्स बनाती है। तो दोबारा ये हमारी खबर पर मुहर लगी है और ये हम कह सकते हैं कि मझगांव शिपयार्ड डॉक लिमिटेड जो कंपनी है उसकी TKMS जो एक जर्मन कंपनी है उनके साथ MOU साइन हो चुका है और आगे चलते हुए वो हिंदुस्तान के लिए प्रोजेक्ट 75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया को लेके वो सबमरीन्स 6 सबमरीन्स बनाएंगे जिसकी लागत लगभग $5.2 बिलियन की होने वाली है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, इस प्रोजेक्ट के तहत जो ये 6 नए सबमरीन बनेंगे, इससे पहले मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी 5 सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए बना चुकी है। ये कोलैबोरेशन होगा जर्मन कंपनीज का और ये पहली बार ये कोलैबोरेशन देखा जाएगा जब एक जर्मन कंपनी और एक इंडियन कंपनी दोनों मिलके इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बनाएंगी जिसकी लागत लगभग $5.2 बिलियन होगी। और इसमें एक खास बात यह है कि ये AIP सिस्टम के साथ बनाई जाएगी जिसके तहत जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, क्योंकि उनको हर एक अंतराल के बाद वापस सरफेस में आना पड़ता है ताकि वो लोगों को ऑक्सीजन और एयर दोबारा वो अपने सबमरीन के अंदर ले सकें, तो AIP के द्वारा ये ज्यादा बेहतरीन होगा कि ये अब ज्यादा देर तक जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं। और इसके चलते ये हिंदुस्तानी नेवी की जो रीच है वो काफी आगे तक बढ़ा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देश में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही जल जमाव से निपटने की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल को जल जमाव से बचाने के लिए कैसी तैयारियां हैं, जी मीडिया के संवाददाता सौरभ पांडे ने ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट भेजी है। मुंबई में मॉनसून की शुरुआत होते ही जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिससे मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आती है। ऐसे में इस मॉनसून लाइफलाइन को रुकने से बचाने के लिए रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। किस तरह की हैं तैयारियां और क्या है प्रशासन का कहना, जानने के लिए जी मीडिया की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है। रेलवे का कहना है कि मॉनसून में ट्रैक्स पर जल जमाव को रोकने के लिए जगह जगह पर माइक्रो चैनल के काम किए गए हैं और साथ ही हाई प्रेशर वाटर पंप्स लगाए गए हैं जो कि वाटर लॉगिंग जैसी समस्या को उभरने नहीं देगा। मॉनसून की शुरुआत होते ही सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली सेवा है रेलवे। ऐसे में रेलवे को अपनी रेल ना रोकनी पड़े उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जगह जगह माइक्रो टनलिंग के काम पूरे किए हैं। इसके अलावा स्टेशन के पास जो है हाई प्रेशर वाटर पंप्स लगाए हैं ताकि ट्रैक्स पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं को और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मौजूदा समय में मुंबई के सबअर्बन रेल नेटवर्क में वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे अपनी सारी तैयारियां पूरी करने में लगी हुई है।
जिसमें पटरियों के पास माइक्रो टनलिंग का काम, हाई प्रेशर वाटर पंप्स लगाना, नाले की सफाई करना और ट्रैक लिफ्टिंग जैसे काम शामिल हैं। माइक्रो टनलिंग के वर्क्स थे, कलवर्ट क्लीनिंग वगैरह के वर्क्स थे, नाला का जो डीप क्लीनिंग था उसका वर्क्स थे, तो हमने तब से चालू किया था। पिछले साल हमने ऑलमोस्ट 150 पंप्स लगाए थे और इस साल हमने ऑलमोस्ट 166 पंप लगाए हैं और उसके हॉर्स पावर जो है 12.5 हॉर्स पावर से लेके 100 हॉर्स पावर तक हमने उसके पावर्स भी बढ़ा दिए हैं। और राइट फ्रॉम उसको CST से कल्याण, CST से पनवेल, मेन लाइन हार्बर लाइन पे मैक्सिमम इसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। बात करें हाई प्रेशर वाटर पंप्स की, तो सेंट्रल रेलवे की ओर से वाटर लॉगिंग और ट्रैक्स पर जल जमाव रोकने के लिए 164 और वेस्टर्न रेलवे ने 200 से अधिक वाटर पंप्स लगाए हैं, जिन्हें मुंबई के दादर, माटुंगा, सायन, बांद्रा, अंधेरी और मलाड जैसे मुख्य रेलवे मार्गों में लगाया गया है। वहीं माइक्रो टनलिंग की बात की जाए तो वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने कई लोकेशंस पर काम किया है, जिनमें बांद्रा खार, गोरेगांव मलाड, वसई रोड, नाला सोपारा विरार, ठाणे और कलवा जैसे स्टेशन शामिल हैं। हमने चर्चगेट से विरार सेक्शन में करीब 11 जगहों पर नए माइक्रो टनलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके नए ब्रिजेस का निर्माण किया है, जिसके थ्रू वाटर वे और बढ़ाया जा सके, पानी की निकासी इजीली और सुचारू रूप से हो पाए। इसके अलावा जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, सरफेस ड्रेन्स, और जो हमारे कल्वर्ट होते हैं, उसकी सफाई भी, डीप क्लीनिंग भी हमने मशीन के प्रयोग से, सक्शन मशीन यूज़ करके भी की है। नेटवर्क की बात की जाए तो दोनों ही रेलवे नेटवर्क्स भारतीय रेलवे के अहम नेटवर्क्स में से एक हैं, जिनमें रोजाना 1200 से अधिक ट्रेन चलाई जाती हैं। इनमें लोकल, एक्सप्रेस और मालगाड़ी जैसी सर्विसेज शामिल हैं। रेलवे की तैयारी पूरी है और इंतजार है तो सिर्फ बरसात का, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि पटरियों पर जल जमाव नहीं हो रहे हैं और यात्रियों की यात्रा सुकून भरी रहे। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। आज सैमको ने देश का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये NFO 15 जून को खुलेगा और 29 जून को बंद होगा। इस फंड के पैसे उन शेयरों में लगाए जाएंगे जो मोमेंटम में होंगे, यानी जिनमें तात्कालिक तेजी होगी। सैमको का मानना है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के आधार पर अत्यधिक रिटर्न के लिए सबसे मोमेंटम फैक्टर सबसे मजबूत और बड़ा फैक्टर रहा है। इसी फैक्टर के आधार पर कंपनी ने देश का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च किया है। हमने आज सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च किया है और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड अगर आप देखोगे तो ये जिसके जैसे इसके नाम में एक्टिव है, तो आज की तारीख में इंडिया में तकरीबन 6 से 7 पैसिव फंड्स है, बट वो सारे के सारे पैसिव फंड्स है, यानी वो इंडेक्स को मिमिक करते हैं। ये जो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इनको कॉपी करते हैं और इसमें कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है एज एन एक्टिव मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडेक्सेस है वो 6 महीने में रिबैलेंस करते हैं। 6 महीना बहुत लंबा समय होता है, तो एज एन एक्टिव मैनेजर हम फास्टर रिबैलेंस करते हैं। जो निफ्टी के इंडेक्सेस है वो सिर्फ रिलेटिव मोमेंटम यानी सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे स्टॉक्स लेते हैं, एब्सोल्यूट फैक्टर्स नहीं कंसिडर करते। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमको एज एन एक्टिव मैनेजर है कि जब मार्केट खराब चल रही है तभी भी इंडेक्स फंड्स को तो 100% इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, बट हमारे जैसे फंड को अपॉर्चुनिटी की हम हेज कर सकते हैं, इक्विटी एक्सपोजर कम कर सकते हैं और कस्टमर का डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक एक्टिव मैनेजमेंट के कई सारे एडवांटेजेस है मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में। एंड द ब्यूटी इज़ दैट बिकॉज म्यूचुअल फंड एक टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको केवल 10% लॉन्ग टर्म लगता है। अगर आप खुद भी ट्रेडिंग करके ये स्ट्रैटेजी रन करते हो तो आपको ये पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत पुअर हो जाता है, बट म्यूचुअल फंड में ये फार मोर टैक्स एफिशिएंट है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर राय जरूर भेजिएगा। नमस्कार।